हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज राजनीति का पेपर हो चुका है और अब हम हिस्ट्री की तैयारी के लिए लगातार आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर डाल रहे हैं। तो जैसा कि हमने इससे पहले इसी पेपर के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये हमने इससे पहले की वीडियो में सोल्व कर लिए थे। अब इस पेपर के जितने भी 2 नंबर के जो क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और यदि आपने इससे पहले का यदि वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। और जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो आप इनको सॉल्यूशन देख सकते हो। तो आइए देखते हैं बच्चों हम इस प्रश्न पत्र के जितने भी 2 नंबर क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। और जो दूसरा क्वेश्चन है इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व लिखिए। तो बच्चों हम हमारी बेहतर तैयारी के लिए इन दोनों ही प्रश्नों का आंसर देखने वाले हैं। तो बच्चों इनका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये यहाँ पर मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का वर्णन इस प्रकार कर दिया गया है। यहाँ पर इंडिका है जो कि मेगस्थनीज ने ये बुक लिखी थी, इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र से भी हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर जैन और बुद्ध साहित्य जो है उससे भी हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और जो अभिलेख है उस टाइम के जितने भी अभिलेख है जो अशोक ने खुदवाए थे उनसे भी हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। उसके बाद जो अगला वाला क्वेश्चन था कि अभिलेखों का क्या महत्व है इतिहास लेखन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभिलेख से ही हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है तथा उस समय के राजाओं की तिथि व कार्यों का वर्णन मिलता है। अभिलेखों से तात्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। अभिलेखों में राजाओं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के क्रियाकलाप, उनकी उपलब्धियां, विजय, राज प्रशासन, धर्म आदि जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। ये अभिलेख पाषाण स्तंभों, ताम्रपत्र दीवारों, प्रतिमाओं पर खुदे हुए मिले हैं। तो आप ये वाला कर सकते हो बच्चों। दोनों ही अथवा के दोनों ही क्वेश्चन हमने उनका आंसर देख लिया है। अब अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगला वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सनातन धर्म में पुरुषार्थ कितने प्रकार का होता है। और इसी के अथवा में है महाभारत कालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं क्या थी। तो हम इन दोनों ही प्रश्नों का आंसर देखने वाले हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो सनातन धर्म में पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि पुरुषार्थ के 4 प्रकार का वर्णन किया गया है जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होते हैं। यानी कि पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसके बाद जो अगला वाला अथवा वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं उसका आंसर कि महाभारत कालीन जो इतिहास था उसकी जो समाज की जो मुख्य समस्या ये थी कि भारत में जातियों की संख्या उस टाइम पे बहुत थी और जाति को मानने वाले लोगों के बीच में संघर्ष बहुत था। ये महाभारत कालीन समाज की मुख्य समस्या थी बच्चों। तो ये यहाँ पर लिख सकते हो आप। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देख सकते हो सालभंजिका कौन थी और सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 2 स्तूपों व स्थापित स्थानों के नाम लिखिए। तो बच्चों इन दोनों ही क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो सालभंजिका जो थी वो एक स्त्री की प्रतिमा थी जो कि साल नामक वृक्ष की टहनी को तोड़ती हुई प्रतिमा थी, मतलब ऐसा दिखाया गया था उसमें। उसके बाद जो कि एक त्रिभंग मुद्रा में थी जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है जो बहुत ही पुरानी प्रतिमाओं में से एक है। तो एक तो ये हो गया है बच्चों। उसके बाद अशोक ने कौन कौन से स्तंभों का निर्माण करवाया था।
स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो बच्चों यहाँ पर सांची का जो मुख्य स्तूप है उसका निर्माण अशोक ने ही करवाया था, और ये सांची विदिशा से लगभग 6 मील दूर यानी कि 10 किलोमीटर दूर पर है। सांची में 3 स्तूप है और इनकी खोज करीमगंज में की थी। सांची का मुख्य स्तूप पहाड़ी के पश्चिम भाग में बना हुआ है और इसे सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित माना जाता है, ये आप लिख सकते हो इसमें। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगला वाला जो स्तूप है वो है सारनाथ का स्तूप। तो सारनाथ जो है बनारस के समीप है, यहाँ मौर्य सम्राट अशोक ने एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। तो ये हो जाएगा बच्चों आपको अशोक द्वारा जो स्तूप निर्माण किए गए थे उसका आंसर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देख सकते हो आप 9 वाला जो क्वेश्चन है कि हीनयान और महायान के अंतर को स्पष्ट कीजिए और बुद्ध के जीवन में लुम्बिनी और कुशीनगर का क्या महत्व है। तो आइए देखते हैं इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर। तो बच्चों आप यहाँ पर जो सामने देख रहे हो ये है हीनयान और महायान में अंतर। तो कुछ पॉइंट के थ्रू हमने इनके बीच में अंतर बताया है। तो सबसे पहले दोनों में ही अवतारवाद का अंतर है। तो हीनयानी महात्मा बुद्ध को अवतार नहीं मानते, वे उन्हें केवल एक महापुरुष मानते हैं, जबकि महायानी बुद्ध को ईश्वर के समान मानकर उनके अवतार के रूप में पूजा करते हैं। उसके बाद जो अगला वाला है सिद्धांतों में भी उनके अंतर है। हीनयान शील और समाधि प्रधान है, जबकि महायान करुणा और प्रज्ञा प्रधान है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 अंतर यहाँ पर बताए गए हैं। 2 और भी थे हमारे पास, लेकिन ये काफ़ी सरल हैं बच्चों, इसलिए हमने आपको ये पहले बताए हैं। ये भी आप देख सकते हो, ये भी हीनयान और महायान में अंतर है ये वाले। तर्क के स्थान पर विश्वास कि हीनयानी व्यक्ति इस प्रयत्न और अच्छे कर्मों बल देते हैं, उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, परंतु महायानी विश्वास और पूजा पर अधिक बल देते थे। उसके बाद उपासना विधि भी दोनों की अलग अलग है। हीनयानी केवल महात्मा बुद्ध को ही सर्वोच्च स्थान देते हैं और केवल उन्हें ही उपासना करते हैं, परंतु महायानी बुद्ध के अतिरिक्त अन्य बोधिसत्वों की भी उपासना करते हैं। तो ये इनमें अंतर हो गया है बच्चों मेन। उसके बाद यहाँ पर जो अगला वाला जो क्वेश्चन था कि बुद्ध के जीवन में लुम्बिनी का क्या महत्व है और कुशीनगर का क्या महत्व है। तो लुम्बिनी वह स्थान है बच्चों जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, जबकि कुशीनगर वह स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण, यानी कि उन्होंने क्या करी थी बच्चों, देह त्यागी थी ना, वहाँ पर, कहाँ पर, कुशीनगर में। तो ये बुद्ध के जीवन में इन दोनों स्थानों का ये वाला महत्व है। ठीक है, दोनों ही तीर्थ स्थल के रूप में है आजकल। उसके बाद बच्चों यहाँ पर गुरु नानक की शिक्षाओं को लिखिए और नैनार और वीरशैवों ने किस प्रकार की जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की थी। तो हम बच्चों इसमें से ये वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं, गुरु नानक की शिक्षाओं का। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो गुरु नानक देव की जो प्रमुख शिक्षाएं किस प्रकार थी। उनके अनुसार ईश्वर एक है जिसे बिना किसी अनुष्ठान और पुजारियों के पाया जा सकता है। एक तो पहली शिक्षा ये हो गई है। उसके बाद उन्होंने सदैव जाति प्रथा की निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि जाति और लिंग की परवाह किए बिना सभी लोग एक समान हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लोगों से अपील की थी कि वे मानवता का अभ्यास करो, अभिमान का त्याग करें, मन को संयमित कर ईश्वर को याद करें। तो बच्चों मेनली यहाँ पर उनकी 3 शिक्षाएं यहाँ पर हमने बता दी है, तो आप इनको लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5वीं रिपोर्ट क्या थी और स्थायी बंदोबस्त से कंपनियों को क्या लाभ हुआ। तो इन दोनों ही प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बच्चों ये पहला जो क्वेश्चन है ये क्या है, 5वीं रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है, यानी कि 5वीं रिपोर्ट क्या थी। तो जब ब्रिटिश का भारत पर राज था तब उस समय एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसे ब्रिटिश की 5वीं रिपोर्ट कहा जाता था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों तथा उनका पूरा विवरण रहा करता था। इस रिपोर्ट में उस समय के किसानों जमींदारों की अलग अलग प्रकार की अर्जियाँ भी होती थी तथा कलेक्टर द्वारा बनाए गए अलग अलग पत्रलेख तथा राजस्व विभाग के से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे और कुछ राजस्व विभाग का लेखा जोखा भी था। तो ये हो गई है हमारी 5वीं रिपोर्ट बच्चों। उसके बाद इसके जो नीचे वाला जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर जो था कि स्थायी बंदोबस्त से कंपनियों को क्या लाभ हुआ था। तो बच्चों वो वाला क्वेश्चन जो है हम अभी इस वीडियो में हम बता नहीं पाएंगे आपको। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम। यहाँ पर बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट पर संक्षिप्त जानकारी दीजिए और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था। तो इसमें से ये वाला आंसर हम देखने वाले हैं। तो रोलेट एक्ट पर संक्षिप्त जानकारी देना है हमें। तो रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किया गया कानून था। रॉलेट एक्ट को सभी भारतीय सदस्यों के एकजुट विरोध के बावजूद मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से जल्दबाजी में पारित किया गया था। इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए भारी शक्तियां दी और 2 साल तक बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की भी अनुमति दे दी गई। रॉलेट एक्ट 21 मई 1919 को लागू किया गया था। तो ये बच्चों हो गया है आपका रॉलेट एक्ट वाला जो क्वेश्चन है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो इनका, यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट ये है। ठीक है, उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम।
तो बच्चों जो अगला वाला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्तावना में किन आदर्शों पर जोर दिया गया, और इसके अथवा में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय नियोग्य क्यों है। तो ये इसमें से हम ऊपर वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं इसका आंसर। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप पूरा कैप्चर करके लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर भारतीय संविधान की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन है, और उसका संविधान सभा में दलित जातियों के अधिकारों के संरक्षण के विषय में क्या कहा गया है। तो आइए देखते हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये है कि लिखित एवं निर्मित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, संविधान की प्रस्तावना भी है। उसके बाद भारतीय संविधान में विभिन्न संविधानों का समावेश भी किया गया, मतलब अलग अलग देशों का संविधान लिया गया था। उसके बाद कठोर एवं लचीलापन का सम्मिश्रण है। उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य की व्यवस्था की गई है भारत देश में के संविधान में। उसके बाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य और सरकार का संसदीय रूप, ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है बच्चों, यहाँ पर कैप्चर आप इनको कर सकते हो। तो बच्चों आज हमने इसके इतिहास का जो 2-2 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों इस वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं। अगले जो वीडियो आएंगे उसमें 3 और 4 अंक के जो प्रश्न हैं उनको हम कवर अप करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ही ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।